नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपका आपके चैनल न्यू डिस्कवर कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से नई ऊर्जा और नई उमंग के साथ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 हाई स्कूल, जो कि हम लोग पढ़ रहे थे सेट 2023 का। 2 पार्ट में इसके करा चुका हूँ। अभी आज का जो है लास्ट लेक्चर होगा इस 2023 का सेट नंबर पहला का। तो देखिए हम लोगों ने कितने क्वेश्चन किए थे। हम लोगों ने पहली बात तो 20 क्वेश्चन वो करे जो बहुत इजी थे, हमने वो कर लिए। उसके बाद देखिए जो लघुत्तरी नहीं विस्तृत जो प्रश्न थे, दूसरा और पहला और दूसरा कर लिया हम लोगों ने, तो उसके बारे में पूरी कहानी होगी। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्न नंबर 3 से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? प्रश्न नंबर 3 से। तो आइए देखते हैं, समय को बर्बाद न करते हुए 2023 का पहला सेट और उसका जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। देखिए दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, पर प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास 2 घन है। कितने घन है? 2 घन है। तो 2 अलग अलग घन है, हम लोग क्या करते हैं, दोनों को आपस में मिला देते हैं, संलग्न फलकों को मिलाकर। देखो मैं बना रहा हूं, देखो एक हमारे पास घन ये है, देखिए एक घन ये है हमारे पास। घन क्या होता है? घन वो होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों समान होते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। तो एक ऐसा ही घन और है जो इसके बगल में बनाया गया है, बिल्कुल बगल में क्या अलग था उसको हमने क्या कर जोड़ दिया। देखो उसको भी बना रहा हूं, कुछ इस टाइप से वो घन है जिसको जोड़ा गया है। कुछ इस तरह से देखिए, ये अलग घन है और ये वाला अलग घन है। तो कहा गया इसका जो क्या बोलते हैं, जिसमें से प्रत्येक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया। तो देखो यहां पे लिखेंगे हम लोग घन का आयतन। घन का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए आयतन क्या होता है, सब लोग जानते हैं, जो घन का आयतन तो वो क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। क्या होता है? भुजा क्यूब। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें यहाँ से कि जो आयतन वो क्या दिया गया, यहाँ से अगर हम निकालें यहाँ पे आयतन बराबर क्या होता है। देखिए हम लोग जानते हैं कि आयतन बराबर में क्या होता है, आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब, है ना। तो ठीक वैसे देखिए यहाँ पे जो है ये क्या दिया गया हमको, आयतन दिया गया। आयतन कितना? देखो 64 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ लिखो 64 और बराबर में लिखोगे यहाँ पर भुजा क्यूब। जो 64 लिखा उसको क्या कर दोगे? 4 की घात 3 और फिर यहाँ लिखोगे भुजा की घात 3। तो तुलना करने पर क्या होगा? तुलना करने पर हम लोग घातों की तुलना कर लेंगे और भुजा कितनी आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर। तो भुजा आ गई 4 सेंटीमीटर। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास घनाभ दिया गया है, घन है, उसकी जो भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर की है। प्रत्येक भुजा कितने की है? 4 सेंटीमीटर। लंबाई भी 4 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर है और सब कुछ मतलब सारी भुजाएं 4 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसे बना लेते हैं पहले चुपचाप से। देखिए ये भी 4 सेंटीमीटर है, सब कुछ 4 सेंटीमीटर इसका, जितनी भी भुजाएं सबके सब कितनी 4 सेंटीमीटर की है। लेकिन फिर कहा गया है कि जब दोनों घनों को मिला दिया जाए तो बन जाता है घनाभ। क्या बन जाता है भाई? घनाभ। और घनाभ में देखिए याद रखिएगा, जरूरी नहीं कि उसकी जो है तीनों भुजाएं बराबर हो, ठीक है। तो उस तरह से अगर हम देखें, यहाँ ध्यान दें, जो हमारे पास एक घनाभ बना है उसका क्या है, देखो ये क्या है, ये इसकी ऊंचाई है, ठीक है। ऊंचाई कितनी? 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और देखिए जो चौड़ाई है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है चौड़ाई, ये भी क्या है? 4 सेंटीमीटर है। देखिए ये जो घनाभ है, घनाभ की ऊंचाई और चौड़ाई हर जगह पर 4 सेंटीमीटर ही होगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर उसके बाद लंबाई की, तो लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी लंबाई कितनी? 4, यहाँ तक 4 हो गई और फिर यहाँ से लेकर यहाँ कितना हो गया? ये भी 4 हो गया। तो अगर हम बात करें टोटल लंबाई की, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? L बराबर में 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर, नहीं होगा। और चौड़ाई की अगर हम बात करें तो चौड़ाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर तो है ही। और उसके बाद अगर हम बात करें हाइट की, H बराबर वो भी कितना है? 4 सेंटीमीटर है। तो उसने पूछा इस घनाभ को जो है निकालो, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है? तो यहाँ लिखते हैं कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2LB + BH + HL। तो उसको यहाँ से सॉल्व कर लो। A बराबर में हो गया 2 और L का मान कितना? देखिए 8 है और B कितना है? 4। फिर प्लस करो, B कितना है भाई? 4 हो गया और L भी कितना हो गया? H भी 4 हो गया। फिर प्लस करो 4 और फिर गुणे 8। तो A बराबर में हो गया 2। देखो 8 चौको 32 और 4 चौको 16, फिर कितना हो गया? 8 चौक फिर 32 हो गया। तो 32 हो गया 64 और 64 जोड़ दो कितना? 16। तो कितना आ जाएगा? देखिए जोड़िए, देखो 6 2 8, 8 2 हासिल आ गया 1 और फिर 3 1 4 और 4 7 7 और 1 8 आ गया, ठीक है। इसको अगर हम आगे बढ़ा दें कितना हो जाएगा? A बराबर में 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये होगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं।
तो अगला क्वेश्चन है कि देखिए एक गोला जिसका व्यास, मतलब अथवा में दिया हुआ है इसका, चाहे वो वाला करो या फिर अथवा में एक क्वेश्चन और दिया गया, वो क्या देखिए, एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है, एक लंबवर्ती बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा है। यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह 3 सही 5 मीटर 9 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या है, इसको पूरी कहानी समझते हैं। हमारे पास एक पहले बेलनाकार बर्तन है, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, हम लोग बेलनाकार बर्तन यहाँ पर बनाते हैं। ये मान लेते हैं हमारे पास एक बेलनाकार ये बर्तन हो गया, ठीक। चलो, तो इस बर्तन में क्या हुआ कि कुछ ऊंचाई तक पानी भरा होगा भाई। इसमें कहा थोड़ा पानी भरा, तो हम मानते हैं यहाँ तक पानी क्या है, भरा हुआ है। हमने मान लिया कि यहाँ तक पानी भरा हुआ है, और जिसकी ऊंचाई में क्या मानी वो मान लेते हैं हम लोग H1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, H1, ठीक। तो फिर क्या कहते हैं कि यदि गोला पानी में पूरा डूब जाए तो हम क्या करते हैं, गोला को डालते हैं। एक गोला है उसको हम डालेंगे, तो और डालने में हम लोग क्या देखते हैं कि जो गोला है पूरा पानी में क्या होता है, वो डूब जाता है। जो गोला है ये पानी में क्या होता है, डूब जाता है। और जब गोला डूब जाता है तो कह रहा है कि जो पानी की सतह वो क्या 3 से 5 9 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। मतलब कि जो पानी है वो पानी कहाँ पहुँच जाता है, ऊपर पहुँच जाता है। मतलब कि मान लो यहाँ तक पहुँच जाता है पानी की सतह यहाँ तक पहुँच जाती है, ये यहाँ तक पहुँच जाती है। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना क्या है कि बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। तो देखो हम लोग मानते हैं कि पहले की ऊंचाई H1 थी और बाद में देखो वो कहाँ तक पहुँच गया, H2 ऊंचाई तक पानी पहुँच गया, ठीक। तो हमको ये निकालना है कि जो पानी का जो अंतर बढ़ा है वो कितना बढ़ा है एक्चुअल में। जो हमारे पास दिया गया वो क्या है, देखो 3 से 5 मीटर 9 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। मतलब ये यहाँ तक पहले था, ठीक। इसके आगे वो बढ़ता है ना, तो हमको दिया गया ऊंचाई दी गई उसकी पानी की। तो यहाँ लिखोगे कि H2 माइनस H1 बराबर दिया है 3 सही 5/9 सेंटीमीटर, ये दिया गया हमको भैया। और फिर वो क्या है, और गोले का व्यास दिया गया कितना, 12 सेंटीमीटर। तो हमें जो दिया गया वो क्या, H2 माइनस H1 दिया गया 3 सही 5/9 सेंटीमीटर। तो इसको अगर हम सही फॉर्मेट में कर लें, देखिए इसको क्या बनाते हैं, 9 तक 27 और 27 5 कितना हो गया, 32 हो गया। ये हो जाएगा 32/9 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमको ये अंतर दिया हो कितना, जो पानी सतह कितनी ऊंचाई पर गया था, ठीक है। तो और देखो जो दिया गया गोले का व्यास, तो यहाँ लिखोगे गोले का व्यास, तो वो दिया गया हमको 12 सेंटीमीटर। हमको दो गोले की त्रिज्या चाहिए, तो वो क्या होती है, व्यास की आधी होती है, यानी कि 12/2 कर देंगे तो वो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो अब देखिए हमारा जो है मेन काम अब स्टार्ट होता है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए एक तरफ होगा बेलन का आयतन और एक तरफ होगा जो गोला है गोले का आयतन होगा। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, लिखते हैं बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन, गोले का आयतन। और एक बात याद रखिएगा कि जो हम लोग बेलन का आयतन जो रख रहे हैं वहां पर पूरी ऊंचाई हम लोग नहीं लेंगे, हम सिर्फ उतना ही लेंगे जितने में पानी भरा हुआ है, ठीक है। पूरे ऊंचाई बोले नहीं लेना है। तो यहाँ देखिए जो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई। अब ये बेलन की जो त्रिज्या है वो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कैपिटल आर। क्या मान लेते हैं हम लोग, कैपिटल आर, चलो ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर, देखो एच की जगह क्या रखोगे, H2 माइनस H1, ये मेन चीज़ है। और फिर जो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। इसको हल कर ले, देखो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ लिखोगे आर स्क्वायर। H2 माइनस H1 कितना, देखो 32/9, फिर बराबर 4/3 आर क्यूब। देखिए आर कितना है, 6, तो इसको क्या 6 गुणे 6 कर देना है। तो आर स्क्वायर बराबर में हो गया 4/3, और 6 की घात कितना होता है, 2 16। देखिए फिर क्या करना, जो 9 है ये पहुंच जाएगा उस तरफ, और 32 कहाँ जाएगा, नीचे। तो इसको अगर हम फाइनली कट करें, देखिए 3 का 3 तक का हो गया 9, और इधर से हम बात करें तो ये कट जाएगा 4 पंचे 20 और 4 चौके 16, तो 4 अट्ठे 20। फिर काटेंगे इसको हम लोग कितने से काटेंगे, 2 से काट देते हैं। ये 4 एकम 4, 4 दूना हो गया 8, इसको भी काट दो, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। तो जो आर स्क्वायर हो गया कितना आ गया, 27 या 81 आ गया। तो यहाँ से वर्गमूल कितना आ जाएगा, आर बराबर में 9 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या आ गई किसकी, बेलन की। लेकिन सवाल में पूछा गया कि बेलनाकार बर्तन का व्यास क्या कीजिए, यहाँ पे लिखोगे तो व्यास बराबर, व्यास कितना हो जाएगा भाई, त्रिज्या जो भी आई है उसको क्या दोगुना कर देना है। तो व्यास हो जाएगा यहाँ से कितना भाई, 9 गुणे 2 बराबर कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर। नोट कर लो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो
तो भाई साहब देखिए अगला नंबर जो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। लिखा है कि भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर टावर। देखिए जो सवाल दिया था कौन सा, ये है हाइट एंड डिस्टेंस का, यानी कि ऊंचाई एवं दूरी का। तो इसको तुमको बहुत ही सावधानी से देखिए लगाना, तो कैसे लगेगा। ये लिखा हुआ है कि भूमि पर स्थित बिंदु x क्या है भाई, भूमि पर एक बिंदु है जो कि क्या दिया गया x है। चलो ठीक है, मान लेते हैं भाई ये बिंदु है, तो ये कौन सा बिंदु x, ये बिंदु है और यहाँ पे नाम देते हैं हम लोग x देते हैं। फिर कहा गया x से ऊर्ध्वाधर टावर PQ, एक हमारे पास एक टावर दिया गया है। तो टावर क्या है, जिसकी ऊंचाई क्या है PQ, मतलब PQ एक टावर है, मतलब नाम दे देगा समझ से। तो ये देखिए ये हो गया P और ये हो गया Q, इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसे मिला देंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास टावर है, ये क्या है टावर। तो PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 अंश है। देखिए अगर यहाँ पे जो बिंदु x है, अगर उसके शीर्ष को देखें तो ये जो कोण बनता है वो कितना बनता है, 60 अंश बनता है। उन्नयन कोण 60 अंश बन रहा है। ठीक है, फिर बिंदु x से 40 मीटर की ऊंचाई पर। अब देखो बिंदु x से 40 मीटर की ऊंचाई पर, तो 40 मीटर कहाँ है, यहाँ पे इतनी ऊंचाई हम लोग मानते हैं, ये जो है कितना है 40 मीटर है, मानने में क्या अर्थ है। तो ये हो गया 40 मीटर। और तो कह रहा है कि बिंदु स्थित y है, ये कौन सा बिंदु है, ये y है। तो y से q का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो अगर हम लोग इसको देखते हैं तो यहाँ पे जो कोण बनता है भाई साहब वो कितना बनता है, 45 डिग्री बनता है। ठीक, तो टावर PQ की ऊंचाई तथा दूरी PX ज्ञात कीजिए। मतलब ये PQ की ऊंचाई और ये PX हमको ज्ञात करना है। तो देखो जो भी ज्ञात करना है उसको क्या करना है, मान लेना है। तो लिखोगे कि माना कि टावर PQ की ऊंचाई, या फिर सीधा लिखो माना टावर की ऊंचाई, माना टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर। क्या मान लिया हमने भाई, मान लिया उसकी ऊंचाई h है। तो ये जो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई क्या हो जाएगी, h हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी भाई साहब। ठीक, और ये जो PX उसको मान लो x, ये वाला x मान लो, ये हो गया हमारे पास x, या फिर a मान ले, चलो a मान लेते हैं ना, क्योंकि x वाला बिंदु दिया गया है, यहाँ मान लो ये a है। तो देखिए यहाँ से लेकर ये देखिए अगर ये y 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 40। ठीक, और जो बचेगा वो क्या होगा, ये देखिए ये हो जाएगा h माइनस 40। ठीक, चलो भाई। तो अब देखो हम लोग सवाल पे आते हैं, बढ़िया बेहतर ढंग से कर लेते हैं, सवाल को हल कर लेते हैं। तो हम लोग पहले काम क्या करेंगे भाई, अगर देखिए ये भी देखो, अगर ये a है तो ये भी कितना होगा, a ही होगा, होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग पहले हल करते हैं छोटे त्रिभुज को। देखिए छोटा कौन सा y, इसका कोई नाम ही नहीं दिया, इसको भी नाम कोई दे दो यार, कोई से भी, और कोई कौन सा दे दें। मान लो कि ये जो है कितना है, o है, मान लो कोई सा बिंदु o, मान लो ये बिंदु o है। ठीक, देखिए छोटा त्रिभुज कौन सा, YOQ। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे समकोण त्रिभुज, यहाँ भी चलो PX बराबर a माना है, तो यहाँ लिखोगे समकोण त्रिभुज क्या है, देखिए YO और Q में, YOQ में। तो देखो ये हमारे पास क्या है, ये है लंब और ये क्या है आधार। तो लंब और आधार में संबंध किसका होता है, tan का होता है। तो यहाँ पे लिखोगे भैया tan थीटा, और थीटा कितना है 45 है, तो tan 45 बराबर लंब। तो लंब कितना देखो यहाँ से यहाँ तक इतना है h माइनस 40, और बटे आधार, आधार कितना है इसका a है, तो यहाँ लिखोगे a। तो tan 45 मान कितना होता है, सभी लोगों को पता है 1 होता है, तो यहाँ लिखोगे 1 फिर बराबर h माइनस 40 बटे a। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो a बराबर कितना आ जाएगा, h माइनस 40। इसको मान लो समीकरण नंबर 1 अभी। ठीक, मान लिया, चलो ठीक। अब देखो फिर क्या लिखोगे, हम लोग अब देंगे बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा है, ये XPQ में। ठीक, तो यहाँ लिखोगे समकोण त्रिभुज और XPQ में। तो क्या होगा XPQ में, इस बार देखो tan भी लगेगा, इस बार भी tan लगेगा, यहाँ पे लिखोगे tan थीटा। तो tan देखो इस बार कितना, थीटा कितना है 60 है। हाँ, इस बार देखिए जो लंब है वो कितना है, हम लोग यहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, P से लेकर के Q तक ले रहे हैं। तो P से लेकर Q तक की लंबाई कितनी, टोटल h है। तो इस बात को ध्यान देना, तो h हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। फिर बराबर में लिखोगे h बटे a। तो यहाँ से h का मान कितना आ जाएगा, a√3 आ जाएगा ना। तो इस h का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 1 में। ठीक, तो यहाँ लिखो कि h का मान, इसको मान लो समीकरण नंबर 2 चाहे तो, ठीक है, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। लिखो h का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, तो अब जब रखोगे तो क्या होगा, तो समीकरण 1 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, ये देखो साइड में क्या होता है, तो लिखा है a बराबर
एच, तो एच का मान कितना देखो a√3, तो यहाँ लिखोगे a√3 और फिर माइनस में क्या हो गया 40, तो 40 ले आओ इस तरफ, तो 40 बराबर हो जाएगा कितना a√3 फिर प्लस में कितना हो गया a, तो 40 बराबर यहाँ से a कर लो कॉमन, कितना हो गया √3 प्लस 1, सही बोल रहा है, नहीं एक मिनट मिस्टेक हो गया, ठीक है। जब ये इधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, रुक जाओ एक मिनट, ये हो गया यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ से अगर हम a का मान निकाले कितना आ जाएगा देखो 40/√3 माइनस में 1, तो ये आ गया a का मान। a क्या है ये दूरी px, तो हमारा एक आंसर आ गया। देखिए px बराबर क्या था a, तो a का मान कितना आ गया 40/√3 माइनस 1 आ गया, ठीक है। चलो इसको हाँ ये इसको लिख दो, मीटर में आ गया। उसके देखो उसने पूछा है कि टावर की ऊंचाई, अब देखो क्या करना a का मान हो तो समीकरण किसमें 2 में, तो अब यहाँ पे लिखोगे कि a का मान समीकरण 2 में रखने पर, सवाल हो गया देखो अपना फिर, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग कि a का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो क्या है भाई समीकरण 2 क्या है, h बराबर a√3 है ना, तो h देखो यहाँ पे लिखोगे h बराबर में a कितना है देखो 40/√3 माइनस 1 और फिर इंटू √3, तो यहाँ से जो है h का मान कितना आ जाएगा h बराबर 40/√3 और नीचे हो गया √3 माइनस 1 मीटर, तो ये होगी किसकी मीनार की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई है ना, मीनार नहीं टावर है, तो यहाँ लिखोगे अतः टावर की ऊंचाई बराबर, अतः तो टावर की ऊंचाई बराबर 40/√3 और बटे √3 माइनस 1 मीटर, और यहाँ पे कितना px बराबर कितना देखो यहाँ पे लिखा है 40/√3 माइनस 1, तो 40/√3 माइनस 1 मीटर, तो ये मेरा आंसर हो गया। कर लो फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो अब देखिए इसी के आधार में एक और क्वेश्चन और दिया गया है, वो भी क्या है हाइट डिस्टेंस का ही है, उसको कैसे करोगे। और लिखा है कि एक नाव से जो एक पुल की ओर आ रही है, मतलब एक नाव है और एक पुल है, और नाव क्या है वो पुल की ओर आ रही है, तो किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 देखा गया। अब देखो इसको समझते हैं, हम मानते हैं कि यहाँ पर क्या है ये नाव है, ठीक, और यहाँ पर एक भैया पुल है, कुछ ऊंचाई पर होगा पुल, तो हम लोग मानते हैं कि ये पुल की, अरे यार थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, खैर कोई बात नहीं, ये पुल है, ठीक। तो ये जो नाव है ये पुल की ओर आ रही है, और किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण, देखो उन्नयन कोण कहाँ बनता है, जब नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो कहा गया कि जो पुल का उन्नयन कोण कब बनता है, जहाँ ऊपर देखते हैं तब, तो कितना बनता है वो भी देख लो भैया, लिखा गया है इसमें 30 अंश कोण बनता है, कितना बन रहा है भाई 30 अंश, ठीक। चलो रुक दो यहाँ पे, और फिर कहा गया है कि नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात, जब वो नाव जो है नाव वाला जो है 4 मिनट चल लेता है, तो हम मानते हैं कि 4 मिनट जो है यहाँ इतना जो है ये यहाँ से यहाँ तक क्या है वो 4 मिनट चलता है, यहाँ से यहाँ तक यहाँ पहुँच जाता है, और जब यहाँ पहुँचता है तो जो देखता है ऊपर तो कोण बनता है 60 डिग्री, कितना बन जाता है कोण, यहाँ पे बन जाता है 60 डिग्री। तो फिर क्या पूछा उसने भाई, तो कहता है कि पुल तक पहुँचने में कितना समय और लगेगा, तो हम लोग मान लेते भैया समय कितना लगेगा x लगेगा, क्या दिक्कत है मानने में, ठीक। और फिर पुल की ऊंचाई देने के, यहाँ देखो पुल की ऊंचाई माना भैया h, पुल की ऊंचाई क्या मान लेते हैं हम लोग h। अब यहाँ पे जो बन गए त्रिभुज बहुत सारे बन गए हैं, तो यहाँ पे क्या इनका नामकरण कर लो, तो मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है a है, ये b है, और ये c, और ये वाला मान लो ये d है, ठीक। तो अब देखो इसको हम लोग आंसर में लिखते हैं, क्या लिखोगे कि माना पुल की ऊंचाई बराबर h मीटर, ठीक। और जो db है यानी जो दूरी है वहाँ से यहाँ तक कितना, और जो है समय कितना लगेगा वो क्या हमने x मान लिया, ठीक है। तो पहले क्या देखो ये छोटा त्रिभुज देख रहे हो ये वाला, इसको लगा दो पहले, तो कौन सा DBC में, तो लिखो समकोण त्रिभुज DBC में, समकोण त्रिभुज DBC में, तो देखिए tan थीटा ही लगेगा इसमें, और थीटा कितना है 60 डिग्री है, तो tan 60 बराबर कितना होगा लंब, तो लंब कितना है भाई h, और बटे आधार कितना है इसका x है, तो tan 60 कितना होता है √3 होता है, फिर बराबर क्या होगा h बटे x, तो यहाँ से अगर हम h का मान देखोगे कितना आ जाएगा भाई x √3, ठीक। अब देखो ये त्रिभुज हो गया। अब देखो हम लोग कौन सा निकालेंगे, ये ABC वाला पूरा ले लो, यहाँ पे टोटल लिखोगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, तो देखिए क्या वहाँ पे देखिए जब हम लोग ये लेंगे ABC, तो यहाँ पे कोण कितना 30 डिग्री है, तो यहाँ लिखोगे tan 30, और लंब कितना होगा देखिए टोटल h, और आधार क्या होगा इस बार, देखिए इस बार आधार क्या है a से लेकर के b तक, कहाँ तक b तक, तो देखिए 4 तो यहाँ तक है पहले, और फिर ये भी x जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 + x, तो tan 30 कितना होता है 1/√3 होता है, लिख दो यहाँ पे
h/4 प्लस एक्स, यहाँ पे 3 गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये h√3 बराबर 4 प्लस एक्स। ठीक है, तो देखिए h का मान कितना है x√3, तो यहाँ से इसको यहाँ पर उठाकर मान, तो h का मान है x√3 और इंटू में क्या है √3 पहले से ही है और फिर बराबर क्या है 4 प्लस एक्स। अब देखो यहाँ पे क्या होता है इधर साइड में, देखिए √3 का √3 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा और फिर बराबर क्या बचेगा देखिए 4 प्लस एक्स। ठीक है, तो x ले आओ इस तरफ तो ये हो जाएगा 3x माइनस एक्स बराबर में 4, तो 3 में हटाओ कितना बचेगा, ये हो जाएगा 2x और 2x बराबर 4, x का मान कितना आ गया 2। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारे जो टाइम और लगेगा वो कितना लगेगा 2 लगेगा, और ये जो टाइम कितने में हो जाएगा भाई 2 मिनट, कितना हो जाएगा 2 मिनट। तो अब देखिए सवाल नंबर 5 पे आते हैं, क्या लिखा हुआ कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 7 गुनी है, 7 गुनी लिखा है, 7 गुना होना चाहिए ना फिलहाल। देखिए सवाल पे आते हैं हम लोग, सवाल नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है कि एक पिता है और एक पुत्र है, तो पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, दोनों की वर्तमान उम्र क्या है। तो देखो जो भी पूछा जाए पहले क्या उसको मान लोगे, लिखोगे माना कि पिता की उम्र बराबर वर्तमान वाली ना, माना पिता की उम्र तो वो कितनी है x, और पुत्र की क्या मान लोगे, पुत्र की उम्र बराबर में y। तो कह रहे हैं देखो अभी हम बात करते हैं क्या कि ये देखो इस तरफ पिता है और ये क्या है पुत्र है, तो कहा गया कि जो पिता की उम्र है वो पुत्र की उम्र की 7 गुना है, मतलब जो पिता की उम्र है वो क्या पुत्र की उम्र की है ये 7 गुना है। तो अगर हम इसको भी 7 गुना कर दें दोनों कैसे हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा x बराबर में 7y, तो 7y ले आओ इस तरफ तो क्या हो जाएगा x माइनस 7y और फिर बराबर 0, इसको मान लो समीकरण नंबर 1 मान लोगे। फिर तो क्या लिखा गया है कि 2 वर्ष पहले, तो देखिए 2 वर्ष पहले की बात है तो यहाँ पे लिखोगे क्या 2 वर्ष पहले, तो लिखते हैं यहाँ पे 2 वर्ष पहले। 2 वर्ष पहले क्या हुआ, देखिए जब 2 वर्ष पहले की बात करना सब लोग 2 साल छोटे रहे होंगे ना, कम कर देंगे 2 साल, तो यहाँ देखिए अगर उनकी उम्र x है तो x माइनस 2 हो जाएगा और उनकी y थी तो y माइनस 2 हो जाएगा। तो फिर कहा गया कि 2 वर्ष पहले जो है पिता की जो उम्र है वो पुत्र की उम्र की ये 13 गुनी थी, मतलब ये 13 गुना थे, जिसको हम लोग क्या करेंगे 13 गुना कर देंगे, दोनों कैसे हो जाएंगे भाई सब बराबर हो जाएंगे, उसको हम लोग हल कर लेंगे। तो x माइनस 2 बराबर 13 का y से कितना हो जाएगा 13y और 13 कितना 26 हो गया, 13y ले इस तरफ x माइनस 13y बराबर माइनस 26 प्लस 2, तो x माइनस 13y बराबर कितना हो गया माइनस में 24, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं अभी तक, देखो यहाँ पे सही है एकदम। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, और फिर जो भी आ जाए फिर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ठीक है, यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, देखो समीकरण 1 क्या ये लिखा है यहाँ पे x माइनस 7y बराबर 0 और ये लिखा है x माइनस 13y बराबर 0, 0 नहीं मतलब माइनस 24 लिखा हुआ है। तो देखो ऐसे में क्या करेंगे x के मान बराबर यहाँ पे क्या लगा दो माइनस लगा दो, ये खत्म, यहाँ प्लस कर दो, यहाँ पे क्या कर दो प्लस कर दो। अब देखो 13 में घटाओ 7 कितना बचेगा, और 7 6 बचेगा ना, 13 में अगर हम बढ़ाएं 7 कितना बचेगा 6, तो ये हो जाएगा 6y बराबर ये कितना हो गया 24, तो y का मान कितना आ गया भाई 6 चक्को 24, तो y का मान कितना 4, और इसी y का मान कहाँ रखोगे समीकरण 1 में रख दो, लिखो यहाँ पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कहाँ ये दिखा हुआ है यहाँ पे x माइनस 7y फिर बराबर 0, तो लिखोगे x माइनस 7 गुणे y कितना देखो 4 है फिर बराबर 0, 7 चौक कितना हो गया 28, तो x माइनस 28 बराबर 0, 28 भेज दो उस तरफ, तो x बराबर कितना आ गया 28 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो पिता की उम्र वो कितनी 28 वर्ष है और जो पुत्र की उम्र वो कितनी है 4 वर्ष है। देखिए भैया आगे इसका आंसर, तो इसको नोट कर लो फिर आगे देखते हैं। तो देखिए इसी का जो एक अथवा में सवाल दिया गया क्या है, निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों को युग्म में बदलकर हल कीजिए। देखो ये भी सवाल बहुत ही आसान होते हैं, बस उनको करने का तरीका पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं और समझने की कोशिश कीजिए। क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन ये जो लिखा है 10/x प्लस वाई और फिर लिखा है प्लस 2/x माइनस वाई और फिर बराबर में 4, और फिर अगला समीकरण लिखा है कि 15/x प्लस वाई फिर माइनस 5/x माइनस में y और फिर बराबर में 2, ये सवाल लिखा हुआ है। देखिए ऐसे सवालों को कैसे हल करेंगे, तो हमारा काम पहले क्या होगा कि देखिए ये देखिए प्लस में है और ये कैसे माइनस में, और देखिए दोनों की वैल्यू सेम है, x माइनस वाई यहाँ भी नीचे x माइनस वाई यहाँ भी नीचे, बस फर्क क्या है ऊपर 2 लिखा है यहाँ पे ऊपर 5 लिखा हुआ है। तो लोग क्या करेंगे कि इनको कैसे भी करके बराबर कर लेते हैं। तो एक काम कर लो, तो पहले इसको मान लो समीकरण नंबर 1 और इसको मान लो समीकरण नंबर 2। तो देखो भाई क्या करें, जब भी बराबर करना कैसे करोगे, यहाँ लिखा है 5 तो क्या करोगे 5 में समीकरण 1 में गुणा कर दो 5 से, और इसमें क्या लिखोगे जहाँ पे लिखा 2 से गुणा कर दो समीकरण 2 में। तो सिंपल सी बात यहाँ लिखोगे कि समीकरण 1 में 5 से तथा
समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। तो देखो क्या होगा फिर। अब देखो हम लोग पहले इसकी बात करते हैं। इसमें हम लोग कैसे करें, देखो समीकरण ए के 5 से गुणा करें। पर देखो 5 से 5 दाम कितना हो गया 50 बटे एक्स प्लस वाई। फिर प्लस करो 5 में कितना हो गया 10 और बटे एक्स माइनस वाई बराबर 5 चौके 20। फिर वो समीकरण 2 में कैसे करोगे, और समीकरण 2 में 2 से देखो 2 15 गुणा 2 कितना 15 दूना 30 और फिर बटे हो जाएगा एक्स प्लस वाई। फिर करो माइनस और 2 5 कितना हो गया 10 और बटे में हो जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर 2 कितना 4। देखो ये प्लस और ये माइनस दोनों क्या है सेम। अब ये क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, आराम से काट दो इसको और फिर आगे बढ़ते हैं। खत्म कहानी। अब देखिए यहाँ पे क्या हर बराबर है तो 50 और 30 कितना हो गया 80 बटे एक्स प्लस वाई और फिर बराबर करोगे 20 का कितना हो गया 24। देखिए कुछ कट जाएगा 4 से कट जाएगा ना 4 दूना 8 0 और 4 से 24 फिर भी और कट जाएगा ये 2 से 2 हमारा 20 और 2 कितना हो गया 6। तो यहाँ से हम लोग क्या करते गुणा करेंगे तो 3x प्लस 3y और फिर बराबर में 10। इसको मान लो समीकरण नंबर 3। अब देखो क्या करते हैं भाई, तो अब देखो क्या है यहाँ पे जो 3x प्लस 3y आ गया बराबर 10। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ से हम थोड़ा सा और देखें यहाँ से अच्छे से, यहाँ बनेगा हमारे पास क्या 10 बटे एक्स प्लस वाई बराबर में 3, यही तो बना था। तो अगर यहाँ से एक्स प्लस वाई का मान निकालें कितना आ जाएगा बहुत जरा, यहाँ से देखो साइड में एक्स प्लस वाई का मान निकालो यहाँ से, तो एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, पहले तो इसको कितना हो जाएगा भाई बटे में 10 और ये हो जाएगा 1/3। तो एक्स प्लस वाई बराबर हो गया ये 10/3। तो जहाँ पर x प्लस वाई वहाँ क्या रखोगे 10/3 रख दो। लिखो x प्लस वाई का मान समीकरण 1 में रख देते हैं ना। यहाँ देखो काफ़ी सवाल लंबा है ना, तो उसको हमको थोड़ा जगह बनानी पड़ेगी, यहाँ लिख देते हैं ठीक है। इसको थोड़ा अलग बहुत ध्यान देखिएगा इसको कहाँ पे कब क्या है। तो यहाँ लिखोगे x प्लस वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो चलो रखो यहाँ पे देखो 10 और बटे x प्लस वाई कितना 10/3 है, तो यहाँ पे देखो 10 और 3 कहाँ पहुँच जाएगा सबसे ऊपर। फिर प्लस करोगे 2 बटे एक्स माइनस वाई और फिर बराबर में 4। देखो 10 से खत्म हो जाएगा 3 बचेगा 3 बच दो उस तरफ, तो यहाँ से हो जाएगा 2 बटे एक्स माइनस वाई बराबर में 4 माइनस 3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई 4 में 3 कितना बचेगा 1 बचेगा, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर में 2। और समीकरण इसको मान लो 4, क्या मान लो समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 3 और 4 को क्या कर लो हल कर लो ठीक। तो चलो कर लो, यहाँ लिखते हैं समीकरण 3 और 4 को हल करने पर, 3 और 4 को हल करने पर देखो क्या लिखा 3x प्लस 3y फिर बराबर में लिखा है 10 और यहाँ से लिखा है क्या यहाँ लिखा है x माइनस वाई बराबर में 2। ठीक है, एक काम कर लेते हैं हम लोग समीकरण जो ये 4 लिखा है इसमें क्या पूरे में 3 से गुणा कर देते हैं हम लोग ना, पूरे में समीकरण जो 3 4 लिखा है इसमें क्या पूरे में 3 से गुणा कर दो तो बराबर हो जाएगा सबको देखिएगा इसे। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए वो लिखा हुआ था 3x प्लस 3y बराबर 10, इसमें करो 3 का कितना हो जाएगा 3x माइनस 3y और फिर बराबर कितना 3 6, ये कट जाएगा 3 और तो कितना हो गया 6x। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा 6x बराबर 10 6 कितना हो गया 16 है ना। तो x बराबर हो जाएगा 16/6, 2 8 16 और 2 3 कितना हो गया 6। तो x का मान कितना आ गया भाई 8/3। फाइनली जाके अब x का मान निकला है, तो x का मान आ गया 8/3 और x का मान कहाँ को समीकरण 4 में 2 ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो यहाँ लिखो x का मान समीकरण 4 में रखने पर देखो क्या लिखा है x माइनस वाई बराबर 2। तो x का मान है 8/3 माइनस वाई बराबर में 2, तो y को भेज दो उस तरफ, तो 8/3 2 के लिए इधर -2 बराबर में y। तो यहाँ पे करो हर बराबर, तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 6/3 बराबर y। तो 8 बटे 6 कितना बचेगा 2, तो y का मान कितना आ गया भाई 2/3। तो y का मान 2/3 और x का कितना आ गया 8/3। तो इस तरह देखिए हमारी जो आंसर दोनों हो गए। ये सवाल काफ़ी लंबा था ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं। इसको देखो बहुत ध्यान से सवाल को देखना हमने कहाँ पे कब किया है। पहले देखो हमने ये हल किया, फिर देखो ये हमने ये वाला पार्ट हल किया है और उसके फिर देखो ये और फिर ये फिर यहाँ से होते हुए यहाँ पे आ गए। तो बहुत ध्यान से इस सवाल को देख लीजिएगा और फिर इसको कर लीजिएगा। तो देखिए 2023 का जो है सेट नंबर पहला खत्म हो चुका है और अगला सेट क्या है 2022 का सेकंड नंबर सेट, इसको हम लोग कल से पढ़ेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे और यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।